क्लास 12th बोर्ड्स प्लस नीट 2026 की अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी, तो आप लोगों को अगर ड्रॉपर नहीं बनना है ना, स्पेशली मैं बोल रही हूँ उन बच्चों से जो इस साल क्लास 12th में है। बस थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग है। क्लास 12th में हमें बहुत बेसिक्स में ध्यान देना पड़ता है। अब यार जब हमें इन दोनों चीजों को एक साथ बैलेंस करना है तो हमें एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू NCERT नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। क्लास 12th बोर्ड्स प्लस नीट 2026 की अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी, तो आप लोगों को अगर ड्रॉपर नहीं बनना है ना, स्पेशली मैं बोल रही हूँ उन बच्चों से जो इस साल क्लास 12th में है, तो बेटा जी सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप लोगों को अगले साल ड्रॉप लेके ही नीट क्लियर कर सकते हो। हम लोग नीट 2026 अपने क्लास 12th के साथ भी क्लियर कर सकते हैं। बस हमें एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही टाइम टेबल चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 2 दिन उस चीज़ को फॉलो करोगे फिर बाकी के 60 दिन भी अगर मैं मान के चलूँ तो उसमें भी तुम लोग क्या करने वाले हो कि यार कर लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो यार अगर मैं बहुत क्लियरली देखूँ तो हम लोगों का जब हम लोग क्लास 12th बोर्ड्स की बात करते हैं या नीट 2026 की बात करते हैं तो यार हमारा आधा सिलेबस तो सेम है। क्लास 12th नीट में भी आनी है, क्लास 12th आपका बोर्ड्स के अंदर भी आएगी, है ना। बस थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग है। क्लास 12th में हमें बहुत बेसिक्स में ध्यान देना पड़ता है, हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, जबकि नीट के अंदर हमें वी आर मोर फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, ठीक है। और नीट 2025 के पेपर के बारे में सबको पता है, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी, ठीक है। अब यार जब हमें इन दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना है तो हमें एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए। अब यार स्ट्रैटेजी से पहले हमें पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि तुम क्लास 12th में हो। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें क्लास 11th भी एक साथ रिवाइज करनी है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें क्लास 12th का सिलेबस पूरा पढ़ना है, उसको नीट के फॉर्मेट में भी पढ़ना है, उसको पढ़ना है तुम्हें बोर्ड्स के फॉर्मेट में भी, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस करने हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें बोर्ड्स पे भी फोकस करना है और प्रॉब्लम यह है कि हमें नीट 2026 के ऊपर भी फोकस करना है। अब इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक करेक्ट स्ट्रैटेजी, एक करेक्ट वे जिसमें तुम अपनी प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा आसान है। बट आपको यह चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप लोग अच्छे से तमीज से इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं। अब अगर मैं आपको बताती हूं कि यार कैसे हमें अपने कंसेप्ट को लेके चलना है, कंसेप्ट एज एन हमें अपने सिलेबस को कैसे लेके चलना है, कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 यानी कि क्लास 11th को रिवाइज करूंगा, कैसे मैं प्रॉब्लम नंबर 2 क्लास 12th का फुल सिलेबस करूंगा, कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलेगा। सबसे पहले तो यार मैं आपको बोलने वाली हूं जिन बच्चों ने क्लास 11th में बिल्कुल मटरगश्ती करी है, पढ़ाई नहीं करी है और उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो यार प्लीज अपने बेसिक्स क्लियर करो। आप जैसे ही अपना बेसिक क्लियर कर लेते हो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अब आधी प्रॉब्लम तो सॉर्ट होगी अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिए, क्योंकि यार बेस अगर बन गया है ना हमारा, हमें चीजें इजीली आने लग जाती है, इजीली समझ आने लग जाती है। और अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कंसेप्ट की तो मैं आपको बोल रही हूं यार आपका ना बहुत ईजी पाथवे हो जाता है। अप्स एंड डाउन आएंगे, मतलब आते ही हैं, कभी मन करेगा कभी नहीं करेगा पढ़ने का, बट तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा फॉर दिस 1 ईयर अगर आपको आगे जाके ड्रॉपर की कैटेगरी में नहीं आना है तो। एंड मैं आपको बोल रही हूं बेटा जी बहुत क्लियरली कि यार जो हमारे रैंकर्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जो अपने क्लास 12th के साथ नीट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी चीज क्या है यार, क्लास 12th का सिलेबस जो है वो तो हमारा डेली चल ही रहा होगा, चाहे आप स्कूल की बात कर लो, चाहे आप अपने ट्यूशंस की या कोचिंग क्लासेस की, चाहे आप ऑनलाइन की बात कर लो, है ना। आपको वो क्लास 12th का सिलेबस कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपना कोचिंग ले रहे होंगे, स्कूल में भी चल रहा होगा, तो क्लास 12 तो हमारा डेली बेसिस पे चल ही रहा होगा। बस हमें कोशिश क्या करनी है कि क्लास 12 का सिलेबस हमें थोड़ा जल्दी कवर करना है, क्योंकि आगे हमें बोर्ड्स पे भी फोकस करना है और उसके बाद पूरा टाइमलाइन हमें नीट के लिए भी निकालना है, ठीक है। अब क्लास 12th के साथ क्लास 11th कैसे होगी? तो आप लोगों को दिन में आफ्टर योर स्कूल, आफ्टर योर कोचिंग क्लासेस, अपना होमवर्क सब कुछ करने के बाद आपको अपना एक फिक्स स्लॉट बनाना पड़ेगा। रात में बना लो, सुबह उठ के बना लो, अगर आप निशाचर हो, है ना,
कि रात को ही जग सकते हो, तो रात का एक स्लॉट फिक्स कर लो बेटा जी कि यार मुझे इन 2 घंटे या 3 घंटे, अगर फिजिक्स है तो मैं 3 घंटे फिजिक्स लेके बैठने वाला हूं क्लास 11th की, है ना, केमिस्ट्री है तो मैं 2.5-3 घंटे केमिस्ट्री लेके बैठने वाला हूं, बायो है तो 2 घंटे मैं बायो लेके बैठने वाला हूं, बट फिक्स योर स्लॉट। अब ये स्लॉट कैसे फिक्स करना है? फिक्स चलो मान लेते हैं हमने रात को 9 से 11 बजे का टाइम रख लिया है फॉर आर क्लास 11th का रिवीजन, 9 से 11, 9 से 12 डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट। अब आपके पास हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिनों में से आप पहले 6 दिन लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना, हमने ये ले लिया। अब एक दिन आप फिजिक्स करो, फिर आप बीच में बायो करो, फिर आप केमिस्ट्री करो, फिर आप फिजिक्स करो, फिर बायो करो और फिर आप केमिस्ट्री करो। आप इस तरह से पूरा का पूरा अपना 11th को रिवाइज करते हुए चल सकते हो। अब अगर आपको 11th आती है तो आपका रिवीजन करने का तरीका अलग होगा, और अगर आपको 11th नहीं आती है तो आपको सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन तो फिर बाद वाला स्टेप हो जाएगा। अगर आपको 11th आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हो, ठीक है, और कहीं लगता है कि यार मुझे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो उस कंसेप्ट की लेक्चर्स लो, उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो, प्लस एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी और नोट से पढ़ना है, प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मेजरली करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, कहां पर आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो ये आपको यहां पर पता चल जाएगा। बट बेटा जी अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, अगर आपने क्लास 11th में बिल्कुल मटरगश्ती ही करी है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूं कि यार आपको बहुत अच्छे से तमीज से ये जो 2 घंटे 3 घंटे का टाइम आप दे रहे होगे ना, ये यूटिलाइज करना है, क्योंकि यहां पर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कंप्लीट करोगे बेटा? लेक्चर्स देखोगे, है ना, लेक्चर्स देखोगे, नोट्स खुद के बनाओगे, एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मान के चलो, आप फ्रॉम डे 1 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। अपनी एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बना के रखना। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ यार मिस्टेक नोटबुक बनाओगे ना, तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों सॉल्व हो जाएगी मैम, है ना? एक तो बात यह है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्यों हो जाएगी मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यार आज मैंने ना कम से कम 25-30 क्वेश्चन लगाए फिजिक्स के, है ना। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमारे सारे 25 से 30 क्वेश्चन सही हुए होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में हम लोग अटके जरूर होंगे। और जब हम लोग अटकते हैं किसी क्वेश्चन में, वो अटकना क्यों होता है? या तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, या तो हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा होता उस फॉर्मूले के बारे में, है ना। चाहे मैं बायो की बात करूं, यार को कंसेप्ट ही नहीं समझ आया, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, तुम्हें नहीं समझ आया, तो आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है। डे वाइज आपको लिखना है कि यार आज के दिन मेरी इस कंसेप्ट में मिस्टेक हुई, ताकि अगले दिन आप उसको ठीक कर सको, आप उसको पढ़ सको, ठीक है। एंड यही मैं बोल रही हूं, मिस्टेक नोटबुक बनेगी तो एनालिसिस भी हो जाएगी और अपने मिस्टेक्स पे काम भी करोगे। अब पता ही नहीं है, मतलब 4 दिन पहले क्या गलती करी थी, किस कंसेप्ट में फंसा था, याद ही नहीं है, तो क्या फायदा फिर पढ़ने का, है ना। हमें याद रखना पड़ेगा यार इन कंसेप्ट में मेरे को दिक्कत हो रही है, और महीने के एंड में आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से कंसेप्ट है जिसमें मैं रिपीटेडली मिस्टेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उस कंसेप्ट को दोबारा ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब संडे इज फॉर रिवीजन, ऐसा नहीं है संडे मटर गश्ती बेटा, अब हो गई मटर गश्ती जितनी होनी थी। इस एक साल आपको तमीज से विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सबके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड संडे को आपको रिवीजन करना है, जितना पढ़ा है क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी, अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, क्लास 12th भी पढ़ो, क्लास 11th भी पढ़ो, और टेस्ट है तो टेस्ट भी दो। तो रिवीजन जरूर करना है संडे को। हाँ, 1-8 घंटे के लिए जा सकते हो कहीं पर, लेकिन यार संडे को हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें कुछ भी एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। तो संडेज आर फॉर रिवीजन। अब अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं, मई ऑलमोस्ट खत्म हो गया बेटा, जून से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूं, आपके स्कूल्स में ऑलरेडी सिलेबस, या जहां पर भी आप कोचिंग ले रहे होगे ऑलरेडी सिलेबस शुरू हो चुका होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप नवंबर तक अपना क्लास 12th का सिलेबस
कंप्लीट कर लो, विच इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि 11th से काफी कम पोर्शन होता है क्लास 12th में, है ना। तो आपको क्लास 12 मेजर आप दिसंबर मिड तक जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अब नवंबर के बाद जो हमारा पूरा दिसंबर आने वाला है, दिसंबर में क्या करोगे आप, अपना क्लास 11 दोबारा रिवाइज करोगे और क्लास 12 भी दोबारा रिवाइज करोगे यूजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसके बेसिस पे बेटा जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको ये रिवीजन करना है। अब दिसंबर खत्म हो जाएगा, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आपको पर्टिकुलरली अपने बोर्ड्स पे फोकस करने का है। कैसे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करोगे। अभी तक आप जो पढ़ाई कर रहे थे वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको मेजर रखना है उससे पहले, क्योंकि आपके नीट में ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और आपके बोर्ड्स के अंदर भी आपके 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन 2 महीने सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से मेरे को एक स्टेप लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, ये सारी चीजों पे हमें इन 2 महीने एंड 2 मंथ्स आर इनफ। जब आपका सिलेबस हो रखा हो, आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट पता हो, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे यहां पर इस 2 महीने अगर फोकस करेंगे ना, चाहे आप उसके हिसाब से फोकस करें कि यार अब मेरा बायो का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, बट आपको इन 2 महीने अपने बोर्ड्स को देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, बोर्ड्स को साथ लेके चलना है। बोर्ड्स में भी हमें ये अपना पूरा दिमाग सेट करके रखना है कि 95% से ऊपर चाहिए। अब फरवरी खत्म होते ही आपके पास बचेगा मार्च, आपके पास बचेगा अप्रैल, है ना। हो सकता है एक आध पेपर आपका मार्च तक खिसक रहा हो, लेकिन आपको उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। बट अगर और होगा तो यार एक पेपर के साथ होगा, ज्यादा पेपर के साथ नहीं होगा। लेकिन आपको मार्च और अप्रैल में, मार्च में आपको फिर से कंप्लीट रिवीजन करना पड़ेगा। देखो क्लास 12 का तो तुम अभी जस्ट करके आए होगे रिवीजन, क्योंकि तुमने सारे पेपर दिए हैं, है ना। तो क्लास 12 में आपको लगेगा कम टाइम, लेकिन इन 2 महीने आपको अगर आप कर सकते हो तो आप क्लास 11 को भी टाइम दो, अगर नहीं कर सकते हो तो बेटा जी ये कंप्लीट रिवीजन आपको मैक्सिमम टाइम जो देना पड़ेगा ना, वो क्लास 11 को देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको दोबारा रिवाइज करनी है। क्लास 12 आपने जस्ट रिवाइज करनी पड़ेगी, पढ़ी ही होगी, है ना। पेपर दिए तो ना चाहते हुए भी आपने क्लास 12 रिवाइज करी है। अब मार्च पूरा हो गया, मिड अप्रैल तक आपका ये कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बेटा जी हो सके तो मार्च में कंप्लीट कर लो, लेकिन अगर मार्च में कंप्लीट नहीं होता है तो भी आपको अप्रैल में कोशिश करनी है। एटलीस्ट आप बेटा जी 20 मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट बीच बीच में भी लगाते रहो, है ना। कभी 1 यूनिट के, कभी 2 यूनिट के, कभी 3 यूनिट के, कभी पूरी क्लास 11 के, कभी पूरी क्लास 12 के, बट 20 मॉक टेस्ट आपको अप्रैल में लगाने ही पड़ेंगे। और ये मॉक टेस्ट आपको टाइमर के साथ लगाने हैं, ठीक है। 3 घंटे का टाइमर, क्योंकि इस बार जो बच्चों को प्रॉब्लम आई है कि पेपर लेंथी था, नहीं हो पाया, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एंड फिर एट द एंड मई में आपका नीट 2026 आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइमलाइन ये रखनी है, आप लोगों को तरीका ये रखना है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना बेटा जी, तो जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई है ना, सब खत्म हो जाएंगी, है ना। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा यार टाइमलाइन कैसे मैनेज करूं, तो आप हमारा अचीवर्स बैच ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्लास 12 करा रहे हैं, क्लास 11 को रिवाइज करा रहे हैं। लेक्चर्स हैं 5 दिन, है ना। 2 दिन की छुट्टी है, सोचो 5 दिन हम लोग आपके पूरे लेक्चर्स लेंगे, 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। एंड डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, यानी कि रिवीजन, जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है वो सब आपको यहां पर मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है 44% ऑफ चल रहा है ना। कैसे मिलेगा, आप अगर ZBBS कोड यूज करते हैं तो आपको ये ऑफ मिल जाने वाला है। सो मैं आपको बोलूंगी, अगर ये टाइमलाइन, अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे बेटा जी, तो आपका नीट 2026 होने की संभावना पूरी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यू आर दी वन जो आप मेहनत कर रहा है और जो खुद को सबसे अच्छे से जानता है कि क्या मैं सही तरीके से मेहनत करूंगा या कर रहा हूं, ठीक है। सो बेटा जी अगर बैचेस में अभी तक एनरोल नहीं किया है, सो दिस इज दी बैच, आपको अचीवर्स बैच लेना चाहिए। एंड मैं आपको बोल रही हूं, बस फोकस रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। हम लोग बोर्ड्स भी कर लेंगे, हम लोग नीट 2026 भी कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन NCERT NEET Under 24/7।